इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र ध्रुव बत्रा को दिल्ली हाई कोर्ट ने रिमूव किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों रिमूव किया? दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका दायर की गई थी, उसके कारण दी नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड था एक वर्ष 2011 का, जिसका मैं खुलासा करूंगा। और ये याचिका किसने दायर करी? जो एक ऐतिहासिक फैसला दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने, ये याचिका दायर करी भारत के पूर्व ओलंपियन, एकमात्र वर्ल्ड कप जीत के बहुत बड़े योगदान जिन्होंने किया, असलम शेर खान साहब। मैं असलम शेर खान साहब के घर पे ही बैठा हुआ हूँ। असलम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आपने वक्त दिया, आपने घर पे बुलाया, चाय बढ़िया पिलाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने जिक्र किया असलम भाई, मेरे हिसाब से और जो हमारे कुक स्पीक्स में लोग जुड़े हैं, और आज 1 लाख से ज़्यादा व्यूअर्स हो गए हमारे, आपके इस कदम को बड़ा ऐतिहासिक मान के चल रहे हैं। तो क्यों ना आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं ये फैसले के बारे में, क्या चीज़ ने प्रॉम्प्ट किया आपको, आप दिल्ली हाई कोर्ट गए? कृपया आपकी ज़ुबान। देखिए, जब मैंने हॉकी खेली और खेलने के बाद जब मैंने ये अचीवमेंट हुआ, जैसा आपने बताया कि वर्ल्ड कप जीते 1975 का, उसके बाद मेरे सामने 2 बातें थीं। या तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया था एज ए हॉकी एसोसिएशन, फेडरेशन, सिस्टम रादर, मुझे लगता था कि वो फॉल्टी है। अब चूँकि खिलाड़ी होते हैं, जब तक उस वक्त तक आप डिसिप्लिन में होते हैं, कोई चीज़ मीडिया में नहीं बोल सकते, कोई बात को बाहर नहीं कर सकते आप। यू हैव टू फॉलो, यू आर द प्लेयर, एंड ऑफ कोर्स होना भी वही चाहिए। लेकिन मेरे पास ये चॉइस थी कि मैं जब रिटायर्ड हूँ तो मैं क्या करूँ। तो मैंने ये रास्ता चुना कि मैं हिंदुस्तान की हॉकी को ठीक करूं। मैं हिंदुस्तान की जो स्पोर्ट्स का जो लगता था कि बहुत पोटेंशियल है इंडिया में स्पोर्ट्स का, लेकिन उसको ये लोग अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अपने पर्पस के लिए रखना चाहते हैं। जो फेडरेशन हैं, एसोसिएशन है, तो ये जब तक यहाँ पर सही रास्ता नहीं अपनाएंगे तो इंडिया जो एक पावर बन सकता है वो नहीं हो रहा है। तो जैसे आपने जो आपका सवाल है वो यहाँ से स्टार्ट है कि मैं उसी रास्ते पे था कि मैं खड़ा होऊंगा, मेरी गर्दन में लगाऊंगा कि अगर इसमें मुझे कोई नुकसान होना हो, मुझे कोई रिकॉग्नाइजेशन ना दें ये लोग, फेडरेशन और इवन गवर्नमेंट, मैं अपनी बात रखूँगा, क्योंकि मैं देश हित में बात रखूँगा कि जो सही है उसे सही कहूँगा, जो गलत है उसे गलत कहूँगा। तो उसे मुझे बहुत भुगतना पड़ा जब मैंने ये शुरुआत करी। और आपको इमेजिन करिए कि किसके थ्रू शुरू करी, लीजेंडरी ध्यानचंद जी। क्या बात। इमेजिन, क्या बात। मुझे एक मौका दूरदर्शन ने दिया, समवेयर इन 1 जनवरी आई थिंक 77 की बात होगी, बड़ी पुरानी बात। हाँ, मतलब मैंने सोचिए कि 75 में वर्ल्ड कप जीता, 1 जनवरी 77 में ध्यानचंद जी का मैंने इंटरव्यू लिया। आई एम इंटरव्यूअर में दूरदर्शन में। तो मैंने दादा से बहुत सी बातें पूछी, और वो बात, दादा भी बहुत क्लीन आदमी थे, बहुत ऑनेस्ट आदमी थे, इसलिए इतने बड़े लेजेंडरी ओलंपियन थे ध्यानचंद जी। वो बहुत अन्यथा लिया गया, मानी ऐसा लगा जैसे कि जो सिस्टम था जिसमें गवर्नमेंट भी उसमें शामिल थी और फेडरेशन, कि आपने ये कैसे करा कि आपने जैसे कहते ना कि हॉकी फेडरेशन के बारे में इस तरह की बातें क्यों उठाई और क्यों उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े करें। तो मैंने रिटायरमेंट लिया नहीं था, मेरे जहन से हो गया था कि अब मुझे छोड़ना है। तो उसका मुझे इमीडिएट भुगतना ये पड़ा कि मुझे कैंप से निकलवा दिया गया। समय 78 के अंदर। ऐसा क्या प्रश्न पूछा था आपने ध्यानचंद जी से जो आपके अगेंस्ट हॉकी फेडरेशन हो गई?
नहीं, मैंने पूछा होगा कि दादा ये जो एसोसिएशन है या फेडरेशन है जो काम कर रही है इसके अंदर सिलेक्शंस के अंदर जैसे कहीं ना कहीं भांजी मार देते हैं, कहीं अपने लोग अपने इंटरेस्ट रखते हैं, तो दादा ने क्लैरिटी में बोल दिया होगा कि ये गलत है और सब ठीक नहीं है। दादा तो सिंपल आदमी थे, या मैं भी कोई ऐसा इंटरव्यूअर नहीं था कि मैं उनसे कोई बड़ी चीज़ें निकलवा रहा था। वो तो कन्वर्सेशन थी। मेरा ख्याल है बहुत सी पीड़ा उनकी भी वही रही होगी जो हमारी थी, वो भी कि भाई ठीक नहीं है। तो इतना उस वक्त तो ये बहुत बड़ा इन्फ्रिंजमेंट माना गया, मतलब जबकि कुछ नहीं था। एक तरह से कहना चाहिए कि इतना बड़ा ऐसा नहीं बोला था कि मुझे कैंप से निकलवा देते। मतलब उनका ये था कि वाई यू गो टू द पीपल, वाई यू गो टू द पब्लिक। आपने पब्लिक के सामने सब बातें क्यों की? क्योंकि मीडिया जो है वो पब्लिक है। बात आई गई हो गई, मुझे कैंप से निकाल दिया। मेरा जहन प्रिपेयर था कि अब मुझे, ये किस वर्ष की बात है सर? ये 77 की बात, 77 78 जी। तो 80 में आते आते फिर मेरा जहन वहाँ मैं बहुत ही टर्माल में था, क्योंकि आई सपोज टू बी गेट मैरिड, आई सपोज टू बी सेटल डाउन। इंडियन एयरलाइंस में हम लोग जॉब कर रहे थे, तो वो कोई दिक्कत थी नहीं। हॉकी भी खेल रहे थे इंडियन एयरलाइंस के लिए। 80 में जाके फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। लोगों ने मुझसे ये कहा कि, क्योंकि मैं फिर बोलने लगा था, यानी जैसे कोई, अब जब मेरा एक बार व्यू आ जाए तो आप तो मीडिया से आप समझते हैं कि फिर तो मीडिया वाले छोड़ते नहीं कि कोई तो बोला, कोई तो आदमी, मतलब जो, और उस ज़माने में प्रिंट मीडिया होता था तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जो इंटरव्यूज़ और जो आर्टिकल्स आते थे। तो लोगों ने फिर मुझसे कहा, एक मशवरा आया, और हो सकता है मेरा भी कोई इंक्लाइनमेंट हो, कि वाई नॉट यू गो इन पॉलिटिक्स। जब बोल ही रहा हो तो फिर खुल के बोलो, फिर पॉलिटिक्स ही प्लेटफॉर्म है जी। तो 80 में मैंने जब हॉकी से रिटायरमेंट लिया, तो ये बैकग्राउंड आपके जहन में था जो आपको नरेंद्र ध्रुव बत्रा के साथ लाया कि उसकी याचिका आपने हाई कोर्ट में दायर? मैं आपको एक बेहतरीन इस बात का, मतलब ये बत्रा को तो मैंने नज़ीर के रूप में, जैसा आपने कहा प्रेसिडेंट हो गई भारत की स्पोर्ट्स के लिए, मैं समझता हूँ इससे अच्छा जजमेंट नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ इससे बड़ा एज ए खिलाड़ी भी मेरा कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता कि मैंने पूरा कर्जा उतार दिया अपनी मैंने अपनी ज़िंदगी का कर्जा उतार दिया, जो बड़ा ऐतिहासिक कदम लिया कि मैंने ये मुकदमा लड़ा। और मेरा ऊपर वाले का बड़ा मेहरबानी है कि वो फैसला जजेज़ ने इतना बढ़िया और इतना सही जजमेंट दिया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए वो जजमेंट। बताइए ना साहब, ये नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट जो अपना है, ये क्या एग्जैक्टली कोर्ट क्या है और उसके किस तहत? देखिए, ये बात शुरू हुई जब नादिर पे पहुंच गई है, जो मैंने आपको इतनी डिटेल बताई कि जब ये नादिर पोजीशन आई, जब सुरेश कलमाडी आईओए का प्रेसिडेंट बना। जी जी। वो प्रेसिडेंट बने रहने के लिए उसने दुनिया की जो करप्शन कर सकता था वो बंदा, मतलब हेरा फेरी, गलत तरीके से फेडरेशन है, लोगों को अपने बिठाना, क्योंकि अल्टीमेटली वोट होता है इसमें भी, मतलब फेडरेशनों का वोट से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बनती है, फेडरेशनों बनती हैं स्टेट एसोसिएशनों के रिप्रेजेंटेटिव से, क्योंकि आपको स्टेट से आना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनली है। बत्रा ने क्या करा कि जब ये डेवलपमेंट आया कि बत्रा जब वो एलिजिबल नहीं था इलेक्शन में लड़ने के लिए, हाँ, क्योंकि वो किसी भी स्टेट से नहीं था जी। जैसे स्टेटों भी आ रही है, कोई जम्मू कश्मीर से आ रहा है, कोई भोपाल स्टेट से, कोई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। उसने क्या किया कि अपने आप को एक पॉकेट बारो हॉकी इंडिया बनाई। ये हॉकी इंडिया पहले बनाई थी कलमाडी ने अपने लिए पॉकेट बारो, कि ये हम सिर्फ मेरे हिसाब से बनेगी, कि जो भी चीज़ होगा उसमें से कलमाडी ही होंगे। कलमाडी चूँकि जेल चले गए कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद और उनका सब पद चले गए, वो जेल ही चले गए 1 साल, तो ये सब फिर शिरादा बिखरा और उसमें से जो जो एसोसिएशनें थी उन्होंने, लोगों ने अपने जो उसके ग्रुप के लोग थे वो कब्ज़ा करा। उस वक्त बत्रा मेरा ख्याल है शुरू में ट्रेजरर था, इसके साथ कलमाडी के साथ, बाद में सेक्रेटरी जनरल हो गया था। तो जब ये मतलब इंडिया की स्पोर्ट जब एक ऐसी स्टेज पे आ गई कि बहुत ही बुराइयों का जैसे एक तरह से अंबार हो गया, फेडरेशन एसोसिएशन हो प्लस इंडियन ओलंपिक, बिकॉज ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स। जी जी जी। और पूरी हिंदुस्तान की नज़रों में भी कॉमनवेल्थ गेम्स द मोस्ट करप्ट गेम्स के रूप में माना गया। जी। तो मैं समझता हूँ कि
उस वक्त इसने हर कुछ हो रहा था, इसने अपने आप को लाइफ प्रेसिडेंट बनवाया हॉकी इंडिया का। हॉकी इंडिया का। हाँ, मैं ये जो कह रहा था बेसिकली थोड़ा मुझे पीछे जाना पड़ेगा। तो 2011 में जब इतने हो गए और क्रिमिनल और मर्डर, किसी को सजाएं हो रही, तो आईओसी ने एक स्टैंड लिया, बड़ा स्टैंड लिया आईओसी ने 2010 के अंदर के बाद 11 के अंदर, कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से बाहर निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया, और कहा कि अल्टीमेटली इसके ये जो आप ये इस तरह से क्रिमिनल और करप्ट और ये सब बेईमान लोग इसमें नहीं हो सकते, क्योंकि ये स्पोर्ट्स कोर्ट के खिलाफ है, उनका जो कोर्ट था जी जी, तो उससे निकाला। तो उसमें उस वक्त चौटाला बन चुके थे और वो जेल चले गए थे। अब वो जेल, उनको जेल हो गई थी, तो वो सब अब वो कैसे बर्दाश्त करेंगे आईओसी कि आईओए का प्रेसिडेंट जेल में जा रहा है। बड़ी शर्म बात थी। और एक प्रेसिडेंट ऑलरेडी जेल में है, कलमाड़ी, जो उसके तो वो भंग हुई। तो जब वो हुई उसके बाद गवर्नमेंट एक्शन में आई। तो फिर गवर्नमेंट ने ये कहा कि क्योंकि आईओसी और गवर्नमेंट के बीच में बात चली कि भाई आप इंडिया जैसी कंट्री को कैसे बाहर कर सकते, तो उनके पर आप मतलब आपको ये ना इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जो जिनके रिकॉर्ड ऐसे हों। तो उसमें ये कोड ऑफ कंडक्ट बना कि 2 टर्म से ज़्यादा कोई प्रेसिडेंट नहीं रह सकता, और 70 इयर्स की एज होगी, ये सब, और बहुत से अच्छे नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011, जिसमें ये भी था असलम भाई कि आप लाइफ नाम की कोई चीज नहीं रख सकते किसी फेडरेशन। हाँ, लाइफ प्रेसिडेंट, लाइफ सीईओ, लाइफ मेंबर नहीं। मेरे ख्याल से वो एक आपका बड़ा पर्टिकुलर टेक्निकल बहुत स्ट्रांग था वो, मतलब बहुत स्ट्रांग पॉइंट था। उसी के बेसिस पे आपने हाई कोर्ट पे और हॉकी इंडिया भी उसमें फंसी हुई थी कि हॉकी इंडिया कान भी जो हॉकी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी वायलेट हो रहा, जी जी, कोड ऑफ मतलब है ना, कोड भी वायलेट हो रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पोर्ट कोड भी वायलेट हो रहा, और हॉकी इंडिया का भी जो कोड है, जो बायलॉज हैं, उसको वो मतलब इन्फ्रिंज कर रहा कि आप लाइफ प्रेसिडेंट होके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में नहीं आ सकते, यू कैन बी ए वोटरी। और बत्रा जी ने तो वोटिंग राइट्स भी रख लिए। हाँ, तो वोटिंग राइट्स तो रखे। और एलिना जो थी मॉर्गन सीईओ, उसको भी लाइफ मेंबर बना के उसको भी वोटिंग राइट दिलवा दिया। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो थी वो लाइफ हो गए, मतलब अनलिमिटेड पावर हो गई, क्योंकि आपको फेडरेशन एसोसिएशनों की ज़रूरत नहीं, फेडरेशन आप जिसको चाहे। फिर इसने जो मोहरे इस्तेमाल करके जो फंड्स का, अच्छा इसी दौर में फंड्स आना शुरू हुए जी, 2010 के बाद। मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहता हूँ साहब, ये नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड वर्ष 2011 जी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसी संस्थाओं को फंड क्यों दिया? देखें तो टेनिस में यशवंत सिन्हा लाइफ प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, उन्होंने रिजाइन कर दिया। प्रफुल्ल पटेल साहब फुटबॉल में थे, वो चले गए, निकाले गए। तो ये नरेंद्र बत्रा जी कैसे टिके? क्या ये कोर्ट का कंटेम्प्ट या अपने भारतीय सरकार के आदेश का कंटेम्प्ट नहीं है सर? बिल्कुल है। और गवर्नमेंट के सामने मतलब ज़्यादा चैलेंज होना चाहिए था, क्योंकि 30 से 40 करोड़ रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ईयर खर्च करती है हॉकी पे। कोर्ट को फॉलो नहीं कर रहा था तो सरकार ने पैसा दिया। हाँ, मतलब टीमें जो बाहर जा रही हैं उनके टिकट, उनके होटल, उनके किट, उनका सब, और कैंप भी वही स्पोर्ट अथॉरिटी इंडिया मतलब गवर्नमेंट फंड कर रही है, कैंप्स भी। तो हॉकी फेडरेशन पे तो कोई लाइबिलिटी नहीं, सब गवर्नमेंट मतलब उठा रही खर्चे। तो गवर्नमेंट ये नहीं देख पा रही कि वो कोर्ट मतलब उन्हीं का कोर्ट को वायलेट कर रहा है, इलिजिटिमेटली वाइट कर रहा है, तो उसको ये मतलब आप कैसे दे? तो यहाँ वो बहुत ये जो जजमेंट है ये बड़ा कंप्रहेंसिव बना कि गवर्नमेंट भी उसमें बाइंडिंग में आई, क्योंकि जो मेरा केस का जो टाइटल यही था कि असलम शेर खान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नंबर 1 वादी, नंबर 2 हॉकी इंडिया, नंबर 3 बत्रा, नंबर 4 एलिना। बट व्हाई ओनली असलम शेर खान, व्हाई नॉट अदर ओलंपियंस? आप ही ने ये कदम क्यों उठाया? जैसे मैंने इसलिए आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताई कि आई एम ए फाइटर जी, मैं, और मेरे सामने खेल मतलब देश मतलब फिर इज्जत है जी, यानी उसकी इज्जत के लिए है और अपनी इज्जत के लिए है। तो नेचुरल था कि मैं गलत के लिए गलत बोल रहा हूँ। अब बहुत लोग मरगूब रहते हैं कि यार इसमें नुकसान हो जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा। अब उसका जैसे मुझे नुकसान, अब एक मोटे ही नुकसान अगर मैं बताऊं, जो खिलाड़ियों के, जो आपने खिलाड़ियों को पूछा कि दूसरे के में, जी,
ना तो मुझे कोई पद्म भूषण मिला, ना पद्म श्री मिला, ना मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, ना मुझे कोई सरकार का अवार्ड मिला। बुरा तो लगता होगा सर। नहीं, बुरा लगता है क्योंकि मुझे मालूम है कि वो अवार्ड लिए जाते हैं, मिलते नहीं हैं। मतलब तो अब वही कंप्रोमाइज, जो आपके सवाल में वो जवाब आ रहा है कि वही कंप्रोमाइज़ है। प्लेयर इसलिए नहीं बोलते कि फिर इन सब चीज़ों से महरूम हो जाते हैं कि आपने रिबेल कर दिया। मुझे आई थिंक मैं मतलब अपनी ऑनेस्टी पे ये है कि भाई मैं अपनी बात रखता हूँ, मुझे अपनी बोलने की आज़ादी जो है वो सबसे कीमती है। नहीं, आपकी लेगेसी बहुत अच्छी है साहब। अभी मैं बैठा हुआ था तो असलम शेर खान साहब ने अपने वालिद साहब का बर्लिन 1936 का गोल्ड मेडल दिखाया, जो देख के साहब हम हमारे आशिफ जो कैमरामैन साहब है, वाकई में हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। और मैंने जैसे असलम भाई से बोला, दी मोस्ट प्रेशियस थिंग इन योर हाउस। यस यस, ऑफ तो अभी हम दिखाएंगे आपको कैमरा में, बर्लिन का इनके पिताजी का वालिद साहब का था। तो आपकी लेगेसी इतनी स्ट्रांग रही साहब जीवन की कि आप मेरे ख्याल से जिस असूलों पे चले और जिस असूलों पे चल रहे हो, मेरे ख्याल से तो बहुत ऐतिहासिक है। मैं आपको बहुत सहदिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ। और मेरे जितने दर्शकों में कईयों ने बोला कि आपसे ज़रूर पूछें कि ये किया कैसे आपने, तो मेरे ख्याल से इट्स बीन अ हिस्टोरिकल जजमेंट एंड हिस्टोरिकल फाइट बाय यू असलम भाई। बिल्कुल। एक तो साहब ये हो गया। आप ये बड़ा सीरियस टॉपिक रहा, थोड़ा लाइटर वेन पे चलें साहब। वर्ल्ड कप 1975, वो 12 मिनट का किस्सा आपकी जुबानी सुन लीजिए साहब, मजा आ जाएगा साहब। आजकल के कितने बच्चों को तो यही नहीं मालूम कि अपन एक ही वर्ल्ड कप जीते, 8 ओलंपिक्स जीते हैं। और वो जो वर्ल्ड कप जीते थे, अपन गए थे, 3 या 4 मिनट बचे थे, मलेशिया 2-1 लीड कर रहा था। असलम शेर खान को अजीत पाल साहब ने बुलाया, क्या हुआ साहब, वो एक सिरसरा किस्सा जो है आपकी जुबानी हो जाए तो मजा आ जाए साहब। टीम बहुत अच्छा खेल रही मलेशिया से। अब मैं आपको 12 मिनट पे आ रहा हूँ जी जी बिल्कुल साहब, आपकी जुबानी कि टीम बहुत अच्छा खेल रही, एक तो गोल नहीं कर पा रहा जी और दूसरा मलेशिया फर्स्ट टाइम इन द सेमीफाइनल, 50,000 आदमी मलेशियंस, लाइफ टाइम ड्रीम कि मलेशियन हॉकी रीच इन द वर्ल्ड कप फाइनल इज द हेल ऑफ द थिंग फॉर देम। पूरी मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनके किंग फिंग सब बैठे हुए। नेचुरल है कि सपोर्ट ऑफ द क्राउड, लोकल ग्राउंड, वो गोल कर रहा है, फिर एक गोल उतारा, फिर उन्होंने लीड ले ली सेकेंड हाफ में। जी अब जो पेनाल्टी कॉर्नर शॉट लगा रहा सुरजीत सिंह, क्योंकि कंडो लगा नहीं सकता पेनाल्टी कॉर्नर, जी। सुरजीत सिंह शॉट लगा रहा, वो गोलकीपर इतना सेट हो गया, जियाउद्दीन था गोल। जियाउद्दीन हाँ। इतना सेट हो गया सुरजीत के मतलब शॉट लेने के कि जैसा हो गया जैसे कोई इसकी चांद मारी हो। 17 पेनाल्टी कॉर्नर, अरे बाप रे बाप, 17 पेनल्टी कॉर्नर। 17 पेनाल्टी कॉर्नर। मतलब फॉरवर्ड लाइन तो अच्छा खेली सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, टीम वाज प्लेइंग एक्सल, मतलब अगर 17 पेनल्टी कॉर्नर मिले मतलब टीम तो बहुत अच्छा खेली। टीम अच्छा खेल रही, गोल नहीं मिल रहा, मतलब गोल, फील्ड गोल भी नहीं हो रहा और पेनाल्टी penalty कॉर्नर भी था। तो जब 12 मिनट रह गए, क्योंकि उस ज़माने में इतनी टीमें बराबर की होती थी कि 12 मिनट गुजार लेना किसी टीम के लिए मुश्किल नहीं होता था। मतलब जैसे आज के नहीं, आज तो आपने सेकंडों के अंदर फैसला होता बिल्कुल है, बिल्कुल 1 मिनट बहुत भारी है। बिल्कुल, उस ज़माने में 12-10 मिनट के नीचे आ गए, अगर मतलब 1 काउंट डाउन में आ गए तो लीड को होल्ड कर सकते थे। कोई भी टीम कर सकती थी, मतलब उस लेवल की टीम है, वो होल्ड कर रहा। 12 मिनट पहले बलबीर सिंह साहब जो सीनियर ओलंपियन थे और मैनेजर थे टीम के, उन्होंने, उनके मन में आ गई, वो समझ गई टीम। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर करी थी वो टीम, ज्ञानी दैल सिंह डायरेक्ट उसको सुपरवाइज कर रहा। पूरा फंड जो था 5-10 लाख उस ज़माने में जो खर्चा, और हॉस्टल, चंडीगढ़ में कैंप, कोई कमी नहीं रखी थी लड़कों की, बेस्ट ऑफ द। और he belonged to Punjab and he was the director of the sports in Punjab, so he was, उनके अंदर से एक वो आया कि गई टीम। अब और उनके जहन में आया कि अब बचा सकता हो तो असलम बचा सकता। अब ये कोच और मैनेजर में स्टार्ट हो गई बात। कायदे के अंदर रिप्लेसमेंट जा रहा था मेरे, क्योंकि पेनल्टी कॉर्नर की चांस लेना था, बाद 10-12, अब ये बहस होते होते और 2-4 मिनट निकल गए। बलबीर साहब के अंदर वो आ गया कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये बदलाव करूँगा, असलम को भेजना। कोच ने कहा कि फिर सुरजीत को मत निकालो। फाइनली ये तय हुआ कि सुरजीत को मत निकालो,
क्योंकि कायदे में रिप्लेसमेंट पेनल्टी करने के लिए जाना था, इतना ही टाइम बचा था। जी जी। तो उन्होंने कहा ठीक है सुरजीत को रखो, माइकल किंडो को कॉल कर बाहर करके असलम को भेज। हो गया, डन हो गया। तो शायद 7-8 मिनट रह गए थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं साइड पे बैठा था और उन्होंने मुझे बुला कर, इमोशनली थे, बहुत रूहान थे, और उन्होंने मोहब्बत से मेरे दोनों घरों पे हाथ रखा कि बेटा अब तू ही जा, तेरा खुदा ही बचा सकता है क्या बात, भारत को। क्या बात, क्या बात। मैंने कहा ठीक है। मुँह ख़त्म हुआ तो फिर वो नाम देना पड़ता है, अनाउंसमेंट हुआ जी। कि भारत की एक चेंज हो रही है। तो अब मैं जब ग्राउंड में गया तो मेरे लिए बस वो 5-7 मिनट जो थे खेलना, वो ज़िंदगी के लिए निचोड़ था मेरे लिए, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, हिंदुस्तान के लिए कुछ कर गुजरने वाला जो एक मौका था। मुझे नहीं मालूम था उसका कितना इम्पैक्ट आएगा और कितना बड़ा होगा वो, बट हमारे एज ए प्लेयर। तो मेरी वालदा ने मुझे तावीज़ दिया था गले में, ये कहा था बेटा जब भी कोई बहुत ही मुश्किल हालात में, ऐसे नहीं कि हर एक में उसको आप मतलब पक्के इरादे पे जब तुम आ जाओ और वो तावीज़ चूम के जो काम करोगे तुम्हारी कामयाबी होगी। ये तावीज़ बांध दिया उन्होंने गले में। मैंने तावीज़ को चूम के मैं ग्राउंड में उतरा। क्या बात है सर, क्या बात हो। अब पहले ही जब 5-1 मिनट रह गए तो एक बॉल आ गई लकीली, क्योंकि टीम बहुत चढ़ के खेल रही थी। जैसे आपने कहा टीम जब पेनल्टी कॉर्नर भी ले रही, चढ़ रही, गोल नहीं कर पा रही, एक बॉल एकदम निकली आई तो नेचुरल है कि कहीं दूसरा गोल हो जाए तो खेल ही ख़त्म जी। 5 मिनट पहले एक और गोल हो गया। तो मैंने उसको टैकल करा, बॉल को मैंने टैकल करा, वो बॉल मेरे से ठीक टैकल हो गई। तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फर्स्ट टच हो गई बॉल, क्योंकि बॉल टच भी नहीं हो पा रही थी, इतना मैच आगे चल रहा था। 2 मिनट रह गया जब पेनाल्टी कॉर्नर मिल गया। अरे बाप रे। भारत पूरी टीम मेरे पास आ गई कि मियाँ गोल कर देना, मियाँ गोल कर देना। मैंने कहा यार चलो। गए तो गोविंदा बाल को पुश करता था और अजीत पाल बाल को रोकता था। अब मैं कहता हूँ यहाँ सब मुकद्दर की बातें हैं, क्योंकि बाल सही फेंक जाना, सही स्टॉप, उसमें भी फाउल हो जाता और चांस तो वही था। गोविंदा ने बेहतरीन बॉल फेंकी और अजीत पाल ने बॉल अच्छे स्पॉट पे जाके रोकी, 1-2 कदम आगे बढ़ा। अब मेरे सामने, हाँ, फिर वो तावीज़ आया, फिर मैंने वो तावीज़ को चूम के मैंने कहा कि इस शॉट को लगाना। ये नहीं कि मैं कोई सोच रहा हूँ, बस वो मतलब वो चल रहा, वो आई एम इनटू इट हो गया कि यार ये गोल हो जाए। तो अब जैसे ही मैं शॉट के लिए मुझे जो अपॉर्चुनिटी, जो सीन आया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले सोच रहा जब पेनल्टी कॉर्नर लगाने जा रहा था कि मैं लेफ़्ट पे मारूं, क्योंकि लेफ़्ट थोड़ा वाइडर एंगल होता है, कहीं से भी घुस जाए, और राइट पे शॉट में मारता था, वो मेरी स्पेशलिटी भी थी, लेकिन बड़ा रिस्की शॉट होता है, क्योंकि बिल्कुल पिन पे मारना, स्ट्रेट शॉट मारना, पोल मतलब फर्स्ट पोल के सामने खड़ा हो रहा हूँ और बिल्कुल ऐसा शॉट जाए कि जो बिल्कुल पोल और गोलकीपर के इत्ते से बीच में से ही निकलना है उसको, क्योंकि ज़रा भी इधर हुआ तो बाहर। लेफ़्ट पे मारने पे फुल वो स्पेस ज़्यादा मिल रहा है। मैंने फिर राइट पे शॉट मारा, जो राइट पे मारा तो गोलकीपर तो मतलब गोलकीपर कॉट ऑन द रॉन्ग फुट, वो उधर जा रहा और बॉल उसके इधर से जा रही। बड़ा स्लो शॉट था इधर, क्योंकि मैं बहुत पावरफुल शॉट नहीं मारता था। मतलब शॉट में उतनी गति होती थी कि जितना उसको बीट करना है, गोलकीपर को बीट कर देता था मैं, मतलब। और आगे क्योंकि रिस्की शॉट है, अगर बहुत ज़ोर से मारने में तो हाइट हो गई तो फाउल हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड तक लाना है। तो बहुत ही क्लीन शॉट जिसे कह सकते हो आप, स्ट्रेट टू द बोर्ड, क्या, ताकि ना कोई अंपायर उसमें कोई चाहे तो कुछ भी लेता। तो एवरीथिंग गॉन वेरी वेल। गोविंदा और अजीत पाल और मेरा शॉट गोल हो गया, इक्वलाइज़र हो गया। क्या बात है सर। और वहीं से भारत का टर्निंग पॉइंट हो गया कि 2-2 इक्वलाइज़र हुए और खेल ख़त्म। और उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में तो फिर जैसे मैंने कहा कि लक ही रुक रही थी, लक चाहिए थी, भाग्य की ज़रूरत थी भारत को थोड़ा। और यही जसदेव सिंह जी ने अपनी कमेंट्री में बोला कि ऐसा लगता, जब मुझे उतारा जा रहा था तो उन्होंने ये जुमले बोले कि ऐसा लगता है कि असलम को अब उतारा जा रहा है और असलम भारत का भाग्य बन गया है। क्या बात, क्या तो उनके दिल दिमाग में वो आ गई
कि यार यही एक अपॉर्चुनिटी है और यही भाग्य हो सकता है, टर्निंग पॉइंट था। उस गोल से एक और सॉलिटरी इफेक्ट हुआ पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान तो क्वालिफाई करके बैठी थी और बड़े कंफर्टेबल जर्मनी को हरा के बैठी थी। पाकिस्तान को लगा कि यार, और इंडिया पाकिस्तान इक्वल टीम है, कि यार इनकी लक जो है अपन गए मियाँ क्योंकि ये जीत ऐसी हो गई कि जबड़ों में से भारत की जबड़ों में से बाहर आ गई है, तो गई थी टीम और निकल के आ गई, तो मतलब ये लक ले आई टीम। और वही हुआ उसके फाइनल मैच में। डेफिनेटली हम लोग अपर हैंड है पाकिस्तान के मुकाबले में। मतलब हम 20 खेल रहे थे, वो 19 से बेहतर टीम, क्योंकि इतने ही डिफरेंस भी होता था टीम। और उसमें फिर मेरा मतलब उस वाले में मेरा फिर फुल गेम हिंदुस्तान के सामने आया। और वो वीडियो है जो यूट्यूब पे डला हुआ है, वो मैच 70 मिनट का पूरा। हम कोशिश करेंगे कि वो यूट्यूब दिखाएं दर्शकों को। हम वो दिखाएं, उस क्लिप दिखाएंगे। तो आप जी, वो मैं जसदेव सिंह जी की कमेंट्री सुन रहा था कहीं बहुत वर्ष पहले कि पिछले आखिरी के 4 मिनट में आपने और आपकी जो फुल बैक टीम ने पाकिस्तान के पूरे एफर्ट्स को बिल्कुल जिसे कहते हैं रोका। नहीं तो इतना चढ़ के खेल रही थी पाकिस्तान। अनबिलीवेबल। तो वो एक ओनली ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत रही, जैसे मैंने बताया, इन्हीं की जुबानी आपको सुनाया। और लंबा समय हो गया। अब मैं असलम भाई से ख़त्म करने के पहले, असलम भाई, भोपाल की हॉकी नर्सरी कहने वाली अपनी ये जगह को क्या हो गया? कि भोपाल के साथ बाद में जो इनजस्टिस ये हुआ कि भोपाल को सरकारों ने पैटर्नेज नहीं किया। ये नर्सरी थी, इसको सरकारों को ही पैटर्नेज करना चाहिए, है ना। तो अब नेचुरल था कि यहाँ का मिजाज भी था कि अब यहाँ, तो जैसे हमारे वाले साहब ने उस मिजाज में से ही बच्चों को चैंपियन बनवाए। ओलंपियन इनाम और रहमान, हम लोग सब एक आध दो इंडिया की टीम में खेल जाते थे, और खेलने लायक और भी बहुत थे, लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ कंपटीशन। तो भोपाल को मेरा मानना है कि अगर भोपाल हॉकी के ऊपर ये 5 करोड़ का अब्दुल्ला खां करा के 1-1 लाख 2-2 लाख, ये है ना, कई है ना ओलंपियंस टीमें या जो वर्ल्ड की जीत के आती हैं इंडिया की, उनको है ना 20-20 लाख 25 करोड़ रुपया बांटते हैं। अगर एक साल के लिए 10 करोड़ रुपया एक कॉर्पस रख दें और ख़ुद ही उसको मॉनिटर करें, गवर्नमेंट, मतलब ये नहीं है कि हमें दे दें आप, लेकिन उसे प्राइवेट करे, उसमें बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ ही रखे कि बच्चों को भोपाल से हमें दोबारा कुछ वर्ल्ड बीटर प्लेयर देना है। सब तो टीम होती है, कॉम्पिटिटिव टीम होती है। भोपाल, तो मेरा ये मानना है कि अगर सिर्फ 10 करोड़ के कॉर्पस से अगर गवर्नमेंट ये स्पोर्ट डिपार्टमेंट कर दे, बहुत बड़ा रकम नहीं है सर, बहुत बड़ी रकम नहीं है सर। 5-10 करोड़ तो ये वैसे ही बांटते रहते हैं, कहीं ना कहीं उसको खर्चे में लाते हैं, क्योंकि 150 करोड़ का बजट है। अगर 150-200 बजट, 50-60 करोड़ तनख्वाहों में भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी 100 सवा वो किधर जा रहा है, वो क्यों और किस पर्पज़ के लिए, कौन बाबू किधर वो स्पोर्ट चला रहे हैं, यही मुझे नहीं मालूम। अब हम भी यहाँ बैठे हैं, आप भी यहाँ बैठे हैं, कितने अच्छे लोग बैठे हैं। उनको जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा ने, भाई हमारे वाले साहब तो जब वो हो गए, पार्टीशन हो गया, उन्होंने भोपाल रहना प्रीफर करा, वो नहीं गए पाकिस्तान। तो डॉक्टर साहब ने बुला के घर से बुलाया ना, डॉक्टर शंकरदयाल। हिम्मत वाली चीज़ रही कि आपके वालिद गए नहीं पाकिस्तान। ह्यूज सेक्रीफाइस, एंड आई थिंक मतलब वो उनकी सेक्रीफाइस का आज हम एक उदाहरण बैठे कि उन्होंने एक असलम शेर खां पैदा करा। नहीं साहब, और असलम शेर खां, पूरी शेर खान साहब, आपने इतना बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला करवाया हाई कोर्ट का। तो ये मेरी बातचीत रही असलम शेर खान साहब से, अच्छे मुद्दे कवर किए गए। असलम शेर खान साहब के घर पे बैठे हुए हैं। खान साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके इतने अच्छे आपने जो कर्म किए, आगे भी जितनी हिम्मत है हॉकी फेडरेशन के लिए या दूसरे जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन NSFs हैं, आप ज़रूर अपना योगदान दें। नहीं साहब, बिल्कुल इस देश के लिए जो भी मुनासिब हो सकता है सब करेंगे। ज़रूर। जय हिंद साहब।